28 जनवरी 2026 की वह सुबह बारामती के आसमान में उठे धुएं का गुबार और मलबे में तब्दील हुआ लियरजेट 45 विमान। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे पावरफुल खिलाड़ियों में से एक रहे अजीत पवार का सफर इस तरह से खत्म होगा किसी ने सोचा ना था। 5 लोगों की मौत की पुष्टि और दादा कहे जाने वाले पवार का हमेशा के लिए खामोश हो जाना महाराष्ट्र की सियासत के एक युग का अंत तो है, लेकिन यह अंत कई सवाल और विवाद पीछे छोड़ गया है। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर में जन्मे अजीत पवार की कहानी शुरू होती है चाचा शरद पवार के साये से। पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने हाथ थामा और भतीजे ने राजनीति की हर चाल को उनसे भी बेहतर सीखा। 1982 में चीनी मिल से शुरू हुआ यह सफर 1991 में संसद तक पहुंचा, लेकिन असली महत्वाकांक्षा महाराष्ट्र की कुर्सी में थी। बारामती को अपना किला बनाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इस चमक के पीछे दाग भी गहरे थे। 2009 से 2012 के बीच जल संसाधन मंत्री रहते हुए 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला सामने आया। आरोप लगा कि 10 साल में 70,000 करोड़ खर्च हुए पर सिंचाई क्षमता सिर्फ 0.1% ही बढ़ी। इसके बाद 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक यानी कि MSCB घोटाला, जिसमें चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचने और करीबियों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तब उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा घोषित कर दिया था। अजीत पवार की राजनीति हमेशा पावर और सर्वाइवल के इर्द गिर्द ही घूमी। 2019 की वह सुबह कौन भूल सकता है जब सूरज उगने से पहले उन्होंने भाजपा के साथ शपथ ले ली, देवेंद्र फडणवीस के साथ। हालांकि यह दांव 80 घंटे में फेल हो गया, लेकिन उनके इरादे साफ थे, उन्हें झुकना मंजूर नहीं था, चाहे वह चाचा का साथ छोड़ना हो या फिर परिवार में बगावत हो। 2 जुलाई 2023 को उन्होंने वही किया। एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। लोग कहते रहे कि वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं और आंकड़े भी गवाही देते हैं। सत्ता में आते ही एसीबी ने सिंचाई घोटाले के 9 केस बंद कर दिए और ईडी की चार्जशीट से उनका नाम गायब होने लगा। जो बीजेपी कभी उन्हें जेल भेजने की कस्में खाती थी, वही उनके साथ मंच साझा करने लगी। यह सत्ता की वह मलाई थी जिसने पुराने सारे दाग धो दिए। आलोचक मानते हैं कि अजीत पवार ने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को विचारधारा और अपनों से ऊपर रखा। वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनका इस्तेमाल केवल शरद पवार के पावर हाउस को तोड़ने के लिए किया। ठीक वैसा ही यूज एंड थ्रो जैसा एकनाथ शिंदे के साथ था। उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उलझाए रखा गया और असली लगाम हमेशा दिल्ली और नागपुर के ही हाथ में रहा। पद तो मिला, पर वह नैतिक प्रतिष्ठा नहीं जो कभी उनके चाचा के नाम के साथ जुड़ी थी। अजीत पवार के अचानक जाने से अब महाराष्ट्र में एक बड़ा पावर शिफ्ट होने के आसार हैं। उनके गुट के 41 विधायकों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या अब शरद पवार एनसीपी के अपने पुराने साथियों और विधायकों पर फिर से कब्जा जमाएंगे जो अजीत पवार गुट के एनसीपी में शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि अजीत पवार के बिना यह गुट बिखर सकता है और भावनात्मक लहर का फायदा उठाकर शरद पवार अपनी खोई हुई पार्टी को फिर से एकजुट कर सकते हैं। उनके उत्तराधिकार को लेकर भी अब खींचतान शुरू होगी। एक तरफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार हैं, तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेता। लेकिन अजीत पवार जैसी कड़क पकड़ शायद ही कोई बना पाए। बीजेपी के लिए भी यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार के जरिए मराठा वोट बैंक में सेंध लगाई थी। अब उन्हें नए सिरे से अपनी गोटियां बिछानी होंगी। अजीत पवार ने प्रशासन पर अपनी पकड़ और सुबह 6 बजे काम शुरू करने की आदत से एक अलग पहचान तो बनाई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा बगावत और सत्ता के लिए समझौते के साए में रहेगी। उन्होंने बारामती को सजाया, लेकिन राज्य की राजनीति में अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगा दिया। विवादों, घोटालों और सत्ता की इस अंधी दौड़ के बीच आज उनकी मौत ने सब कुछ थाम दिया है। आरोपों की फाइलें शायद अब धूल फांकेंगी, पर इतिहास उन्हें एक ऐसे चतुर खिलाड़ी के रूप में याद रखेगा जिसने शिखर तक पहुंचाने के लिए उस हाथ को भी झटक दिया जिसने उसे चलना सिखाया था। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति का एक बेहद ऊर्जावान मगर महत्वाकांक्षी और विवादित अध्याय आज बारामती की उसी मिट्टी में दफन हो गया जहां से यह शुरू हुआ था। ईश्वर अजीत पवार की आत्मा को शांति दे।